अस्सलाम वालेकुम, सदाकतनामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता कुछ माह से पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की चक्की में लिपटा हुआ है। महंगाई की अगर बात करें तो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। हमने देखा 16 माह की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत है, उसमें भी महंगाई बढ़ी, फिर बिल तरतीब महंगाई बढ़ती जा रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल के साथ साथ चीनी, दालें, आटा, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आखिर ये क्यों? पेट्रोल की वजह से ये सारी चीज़ें क्यों महंगी होती हैं? और ये इसकी असल बुनियादी वजह क्या है? क्या इस पर कंट्रोल किया जाएगा? चूँकि हमने देखा है कि जो दुकानदार हैं वो फिर फैक्ट्री वालों पे डाल देते हैं। इसी वाली फैक्ट्रियों वाले जो हैं, जो मिल कारखानों के मालकान हैं, वो कहते हैं कि जी जो बड़े ताजर हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगी हो गई है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई इक़दाम किए जा सकते हैं? इनको रोकने के लिए अगर किया जाता है तो कैसे किया जाएगा? ताजर किस हद तक मुतमईन होंगे? ताजर जो है वो भी महंगाई का रोना रोते हैं, वो कितने मुतासर होते हैं, उनके क्या मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना होता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हमने मदऊ कर रखा है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुई हैं। ये मुसलसल इनका दूसरा साल है। इसके साथ साथ एक इजाफी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। RWMC के ये चेयरमैन भी हैं, तो इस एतबार से इनके पास बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जनाब साकिब रफ़ीक साहब, हम इनसे बहुत सारी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप इनसे हम जान सकें। साकिब रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। और बड़े एक इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ आपने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो सबसे जो अहम जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है बतौर सदर किसी भी चैम्बर को, या मैं अगर अपनी बात करूँगा तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के, कि मैंने अपने मेंबरान के मफादात का ख्याल रखना है। मैंने अपने मेंबरान को ऐसी एक्टिविटीज़, एक ऐसा साजगार माहौल अपने इस खत्ते के अंदर क्रिएट करके देना है कि जहाँ पे इसकी माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और एक दूसरे के साथ मिल के हम जो अपने मसाइल हैं, जिसको जो मतलब सरकार के साथ या रियासत के साथ जो मसाइल आते हैं, उनको हल करने में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में बतौर सदर उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करूँ और अपने मेंबर्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट करूँ। उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि जहाँ पे चैम्बर एक पुल का किरदार अदा करे रियासत, हुकूमती मशीनरी और ताजर बरदरी के दरमियान में, उस कारोबारी बरदरी के मसाइल को हल करने के लिए उनको एक अच्छे, ये बुनियादी वजह है कि आप उनको और हुकूमत के दरमियान ब्रिज का काम करें। जी हाँ, और जो आपकी बरदरी या उनके तफसात के लिए जो आप किरदार अदा ऐसे ही। और दूसरा मैंने बताया कि जिस तरह से खत्ते के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के हवाले से, इंडस्ट्री स्टेट्स के हवाले से, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, डेलीगेशंस के हवाले से, जिस तरह से भी हम प्रमोट कर सकते हैं कि जो हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो हों, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के काम करने के मौके मिल सकें, इंपोर्टर्स को इंपोर्ट करने के मौके मिल सकें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिले। बड़ा अच्छा, आपने खुद ही मुझे एक सवाल दे दिया। आपने बड़ा अच्छी बात की है कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें या इकोनॉमिक जोन के अतबार से अगर हम देखें तो मैंने देखा कि आपने वज़ीर आला पंजाब को भी बुलवा लिया अपने पास और उनसे आपने बड़े काम भी निकलवा लिए। तो इकोनॉमिक जोन भी जो है आपकी पिंडी में बने जा रहा है। जैसे सब्ज़ी मंडी आप बाहर ले गए, इसी तरह बाकी मंडियाँ भी बाहर लेकर जाना है। तो ये जो इकोनॉमिक जोन है ये कब तक बन जाएगा और इस आप क्या समझते हैं कि उससे ताजर कितने खुशहाल होंगे? अच्छा, ये जो इकोनॉमिक जोन है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर बनने जा रहा है। तकरीबन 4000 एकड़ प्रपोज एरिया है जिसके ऊपर एक प्लान होगा वहाँ पे, और इसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल सेल्स इंडस्ट्रीज़ को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, इसके साथ साथ ग्रेन मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। बसों का अड्डा यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, हैवी मशीनरी को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मॉडल इकोनॉमिक जोन बनने की तरफ जा रहा है रावलपिंडी के साथ साथ, और जो कि इस वक्त इस शहर की ज़रूरत भी है। जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर जा चुके हुए हैं, तो एक नया इकोनॉमिक जोन जहाँ बनेगा विद द एक्सेस ऑफ द रिंग रोड, यहाँ पर एक खारियाँ से मोटेवे आके कनेक्ट कर रही है। दिस इज़ अ न्यू एक्सेस रोड टू द रावलपिंडी रीजन। M2 से आएगी जी, M2 के ऊपर ये ठलियाँ पे जाके कनेक्ट करेगी। तो आप जब M2 के ऊपर आ गया तो उसके बाद फिर आप आगे जाके CPEC रूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक बड़ा वाइब्रेंट किस्म का एक मैं कह सकता हूँ कि एक हमारा आगे का प्लान है। और इसमें मुझे लोकल इंतजामिया के साथ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब का बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा इंटरेस्ट है। वो पिछले 3 हफ्तों के दौरान में 3 विजिट्स कर चुके हैं और वो उसके ऊपर गाड़ी भी उन्होंने अपनी चलाई, वहाँ पे उन्होंने चेक किया साथ से। तो बड़ा एक इंटरेक्टिवली चल रहा है। वेरी सून इसके ऊपर सेक्शन 4 भी लगने वाला है इस एरियाज में, ताकि फिर लैंड एक्विजिशन हो सके और उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियल स्टेट की डेवलपमेंट हो। तो इंशाल्लाह 1 से 2 साल के अंदर
हम एक नया इकनॉमिक जोन रावलपिंडी के अंदर बनता हुआ देख रहे हैं, और जिससे इस शहर को और इकनॉमिक बूस्ट मिलेगा और हम अच्छे तरीके से अपनी और इंडस्ट्रियल। साकिब रफीक साहब, फिर इस एतबार से भी आप यू आर वेरी लकी साबित हुई है कि आपकी ही जिम्मेदारी, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ताजर बरादरी ने दी हुई हैं, आपके इसी टेनोर में, इसी पीरियड में आप ये इफ्तिताह भी करेंगे, और ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी शहरियों के लिए भी, पंजाब के रैशियों के लिए भी, केपी के लिए भी, और आपकी जो ताजर बरादरी है, जिस तरह आप बता रहे थे, अगर मॉडल टाइप का अगर यहाँ बनने जा रहा है तो बहुत सारे जो यहाँ के रश शहर के जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये भी मेरे ख्याल में आपकी ज़िम्मेदारी में ही हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, हमारी कोशिश तो है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, कि जैसा शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं, गाड़ियाँ हैवी मशीनरी जब एंटर हो रही होती है, ट्रक्स एंटर हो रहे हैं तो काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, तो सब ये ख़त्म हो जाएंगे। जो शहर से जब लोग बाहर निकलना भी चाहते हैं, मेरे पास कारोबारी बरादरी से जितने भी लोग आते हैं वो सब निकलना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से अपने कारोबार को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो अपने ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेन रोड एक्सेस मिल जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो नया इकनॉमिक जोन रिंग रोड के ऊपर, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके इनाग्रेशन, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रपोजल प्लान को से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक जाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश, आज भी सुबह एक मीटिंग हुई, उसके ऊपर एक शाम को दोबारा मीटिंग है, तो हम बहुत रैपिडली, आप समझते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। साकिब साहब, आप खुद नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, तो ये बताएं कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का अंसर है वो किस हद तक होगा, कितने जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा इस इकोनॉमिक जोन से, और कितने लोग खुशहाल होंगे? एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। एरिया मैंने आपको बताया कि 4000 कनाल एकड़ का एरिया है, इसमें आप हैवी मशीन, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी यहाँ पे चली जाएगी, ग्रेन मंडी भी यहाँ चली जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और इसके अलावा एक लो कॉस्ट हाउसिंग रेजिडेंशियल स्कीम भी यहाँ पे बननी है, जो एम्प्लॉयज़ ने जिसने यहाँ से मूव करना है, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए वहाँ पे जगह, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि अपनी, तो हमने एक प्रपोज किया, एक लो कॉस्ट रेजिडेंशियल हाई राइज कर लें उसको, एक जिस तरह आप अपार्टमेंट्स कर सकते हैं, कि वहाँ पे जो है लोग रिहाइश, इनकी रिहाइश भी हो जाए और इनको आने जाने वाली दिक्कत से भी खत्म हो जाए। साकिब साहब, ये एक्टिविटीज़ जो आप बता रहे हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जड़वा शहरों के शहरियों के लिए भी, और जो दीगर लोग भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सुनेंगे, तो ये आप क्या समझ, इसके असरात कब तक आप हम देख रहे हैं, कितना जल्दी आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? देखिए, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर कह सकते हैं, जो रिंग रोड है, इसकी कंप्लीशन का टाइम 9 माह दिया हुआ है आपके गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। वैसे प्लान ये साल का था, बट उनका प्लान है कि 9 माह के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। अब जब हम 9 माह के अंदर इसको कंप्लीट करते, साथ साथ हम लोगों का जो प्लानिंग फेज़ चल रहा है, वो कंसल्टेशन फेज़ चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल चुका हुआ है। हम लोगों ने सर्वे कर लिया हुआ है, इन हाउस सर्वे कर लिया रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने, जिसके ऊपर हमारे पास एक नीड आ चुकी है, मार्केट की एक नीड आ चुकी हुई है कि शूज़ मैन्युफैक्चरर को कितनी जगह चाहिए, आयरन वालों को कितनी जगह चाहिए, फ्लोर मिल्स वालों को, फर्नीचर वालों को, इन तमाम की एक नीड हमारे पास आ चुकी हुई है। इसको हमने एक रिपोर्ट की सूरत में प्रेजेंट कर दिया हुआ है गवर्नमेंट को, और वो उसके साथ मिलते हुए अब जो हमने डिज़ाइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके ऊपर हमने काम अपना शुरू कर दिया हुआ है कि हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है। हमने रावलपिंडी चेंबर ने अपने तमाम कारोबारी बरादरी के साथ एक कंसल्टेशन सेशन किया पिछले वीक में, और उसमें सबको बुलाया, सबसे मशावरत की, और आगे भी इसी तरह से मशावरती अमल हमारा जारी रहता रहेगा। और हम देख रहे हैं कि विद इन 1 और 2 ईयर ये अपने कंप्लीट होने की तरफ मैं मतलब अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मतलब हम चीज़ों को बहुत तेज़ी से करके लेना चाह रहे हैं, और अगर मतलब हमें इसमें दिन में 16 घंटे या 20 घंटे भी काम करना आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं साकिब साहब, और आपकी वजह से ये आपके वसात से बड़ी खुशखबरी है, यकीनन बड़ी खुशहाली आएगी, और जो लोग सुन रहे हैं यकीनन जिस तमाम के लिए, हम सब के लिए ये बड़ी खबर है। साकिब साहब, ये बताइएगा कि तेल, बिजली और गैस की कीमतें जब बढ़ती हैं, इंडस्ट्री पर क्या असरात पड़ते हैं, और इनकी रोकथाम के लिए कोई ताजरों ने इकदाम किए हैं? सर, सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है इंडस्ट्री के लिए कि जब उसकी रॉ मटेरियल की प्राइस या किसी भी यूटिलिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली जाती है। मैं कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया था कि महंगे बिजली के यूनिट के साथ, या महंगे पेट्रोल के साथ, या महंगी किसी भी यूटिलिटी बिल के साथ, हमारा जब इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो जब उसकी कॉस्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेगा, तो यकीनन एक बहुत परेशान कुन बात होती है जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। और ताजर बरादरी की हमेशा से हुकूमत वक्त से ये गुजारिश रही है कि आप जहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की हम बात करते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सबसे इंपॉर्टेंटली आता है कि यूटिलिटीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए, और उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ भी किया जाए, इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री प्रायोरिटाइज समटाइम्स नहीं हो पाती, मतलब अगर
गैस की बंदिश करनी है तो उसमें इंडस्ट्री को पहले गैस की बंदिश कर दी जाती है और बाकी जगहों पे उसकी बंदिश नहीं की जाती। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। जो हर्डल्स हैं, जो हम कह सकते उनको हैं दूर कि करने की ज़रूरत है। जी बहुत साकिब सारे। साहब, हम मज़ीद इस पर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब साकिब रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा मुल्क की मुआशी बहरान से ताजर बरदरी कितनी मुतासर हुई है सर? काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, आज से कुछ साल पहले की बात है कि एलसीज़ नहीं खुल रही थी, तो उसमें जो इम्पोर्टर्स थे बहुत परेशान थे और एक ऐसी कैफियत थी कि इसमें कोई बंदा कुछ प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर इंडस्ट्री लगानी है तो किस तरह से लगेगी, मतलब हमारा कोई डॉलर का रेट स्टेबल हो पा रहा था, ना इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो पा रहा था, बंदा ना 6 महीने की प्लानिंग कर पा सकता था। मतलब मैं कह सकता हूँ तो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत फैली हुई थी। सियासी तौर पे भी अदम इस्तेहकाम था, मौशी तौर पर भी जी, था, तो वो लोग परेशानी का लोग शिकार थे। घबरा जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पाकिस्तान की एक अशद ज़रूरत है, एक साजगार माहौल बहुत अहमियत रखता है। वो साजगार माहौल नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुई। दरमियान में आपने देखा कि IMF के साथ भी हमारी डील होगी, बेहतरी आई है, पाकिस्तान की थोड़ी जो बैलेंस बेहतरी ऑफ आई। पेमेंट्स हैं वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गए। इसमें कुछ हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद चीज़ों को बेहतर होते 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 अब सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और हमेशा मतलब मैं देखता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो कारोबारी बरदरी उसमें ताजरी सबसे ज़्यादा कुर्बानी देती हैं, मुतासर भी होते हैं और कुर्बानी भी देते हैं। मुल्क पे जब भी वक्त आया, मैंने देखा, जिनको मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे डी वाटसन वाले हैं, इसी तरह और बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने हर टाइम पे मुल्क का साथ दिया। और बेहतर साकिब रफ़ीक साहब के पास एक बहुत बड़ा शहर का इजाफी ओहदा भी है। वो इजाफी ओहदा यकीनन बहुत बड़ा है। आप चेयरमैन हैं RWMC के। ये बताइएगा कि ये आप पे इजाफी बोझ पड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या आप समझते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब का अहम इकदाम था और अच्छा इकदाम था, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है? ये आप ही बता सकते हैं सर। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो चार्ज मिला मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये पहली दफ़ा हुआ कि एक बिज़नेस कम्युनिटी के किसी के रिप्रेजेंटेटिव पास को ये आया, मिला। बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का मैंने पर्सनली भी इस पर थैंक यू किया और मैंने उनको साथ ये कहा कि आपने मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है कि मैंने परफॉर्म करना है और मैंने मतलब विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली बात है कि मुझे इस फैसले को एक इसका रिजल्ट ऐसा देना है कि पता चले कि एक अच्छा फ़ैसला किया गया था। जहाँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदर के तौर पे हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बड़े अच्छे तौर पे एंगेज हो जाते हैं, वहाँ इस इजाफी ओहदे के साथ मेरे लिए काम करने के लिए एक बड़े चैलेंजेस आगे हमने मार्केटों से अपनी आगाही मुहिम का स्टार्ट किया। हमने बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया। हमने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने बिज़नेस कम्युनिटी और नोटेबल्स को, एरिया के नोटेबल्स को अपने कोऑर्डिनेटर्स बनाया और उनके साथ मिल के अपने ऑपरेशंस को किया। तो यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि एक अच्छे तरीके से हम इस अपनी एक्टिविटी को, अपने इस टेन्योर को मैं गुजारूँ कि जो फ़ैसला किया गया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, वो फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला साबित हो और आने वाले वक्त में बिज़नेस कम्युनिटी मतलब अगर हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, तो आइंदा भी लोगों को मौका मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि आप मेहनत कर और बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, चूँकि आप नौजवान हैं और उन्होंने सही बंदे को एक अच्छी जिम्मेदारी दी है। सर ये बताइएगा कि रावलपिंडी शहर में आपने हफ्ता सफाई मनाया, आपको कैसा लगा? रावलपिंडी शहर कितना साफ़ हो और आप उसको देख कर कितने खुश होते हैं? अच्छा जी, ऐसा हुआ कि हमें एक वैसी कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो जब हम अवेयरनेस कैंपेन करना शुरू हुए तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में गया। हमने अपना जो टूल फ्री नंबर था 1139 उसको प्रमोट करना शुरू किया। हमारी एक क्लीन रावलपिंडी के नाम से एक एप्लीकेशन है, हमने उसको प्रमोट करना शुरू किया। तो वहीं पर एक आइडिया डेवलप हुआ कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में जाया जाए। ये एक 21 दिन की हमने सफाई मुहिम का इनाग्रेशन किया था 30 अक्टूबर को, जो अब ये 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें हम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में इजाफी अपनी नफरी भेज रहे हैं और मैं साथ साथ खुद भी विज़िट कर रहा हूँ। मेरा जाने का मकसद ये होता है कि मैं वहाँ पे लोगों से खुद मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे कि किसी किस्म का मसला है, शिकायत है। मैं सोशल मीडिया पे अपनी शिकायत खुद देख रहा होता हूँ। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को वहाँ पे इंगेज किया जाए। मैं कोशिश करता हूँ जो लोकल वहाँ पे रिहायशी हैं उनके साथ जाके खुद मिला जाए। और ये जो इजाफी एक दिन के लिए नफरी तैनात होती है, पूरी यूनियन काउंसिल को एक हम अच्छे तरीके से मतलब समझे एक ग्रैंड ऑपरेशन हो गया, ग्रैंड क्लीनिंग ऑपरेशन हो गया। और इस दफ़ा हमने अपने साथ RDA को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने वासा को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी को भी इन्वॉल्व कर लिया। एक जॉइंट ऑपरेशन हो रहा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपने बेहतरी लेके आए, उसकी वजह से अंडर
अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब हमने जॉइंट मीटिंग्स की हैं और हम अब मतलब 2 दफ़ा महीने में मिलते हैं और हम तमाम अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं कि हमने शहर से किस तरह किया। इसमें हमने स्मोक के ऊपर भी बड़ी एक्टिविटी की है। लियाकत अली चट्टा साहब से मैंने कहा कि आपने फैसलाबाद, जब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, उन्होंने बहुत काम किया, वह मिसाली इनका आप उठा के देख लें तारीख में। तो मैंने कहा सर पिंडी को कब करेंगे, जब शुरू में तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे तो वो नज़र भी आ रहा है, फिर आप जैसे लोग साथ मिले तो मेरे ख्याल में अच्छी टीम बन गई। सर स्मोक और डेंगू के खिलाफ भी आप कुछ कर रहे हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, स्मोक के अगेंस्ट हमने अवेयरनेस सेशंस अपने स्टार्ट किए हुए थे। हम यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हम कॉलेजेस में गए, हमने स्टूडेंट्स के साथ किए हैं। हम मार्केटों बाज़ारों में, हमारी एक सोशल मीडिया टीम है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट नासिर मीर साहब उनकी ज़ेरे सरपरस्ती बड़ा अच्छे तरीके से जा रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में कैंप्स लग रहे हैं। हम ख़वातीन में, बच्चों में एक अवेयरनेस प्रमोशन मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके कर रहे हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। हम स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि स्मोक से किस तरह से बचा जा सकता है। और ये बड़ी अच्छी एक अवेयरनेस कैंपेन हमारी चल रही है। ये भी हमारी जो सफाई मुहिम है, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल में हम लोग दिन सेलेक्ट करते हैं, उस दिन वहीं पर कैंप लगा होता है और हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है वहाँ पर मौजूद होती है। और वो ऑफिस में नहीं बैठ रही, वो मुतवातिर सुबह से शाम तक बाज़ारों में, गलियों में, मार्केटों में, मॉल्स में, इन सारों में फिर रहे हैं, ब्रोशर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है। साहब ये बताइएगा कि आपके इस ओहदे से आपकी ताजिर बरादरी कितनी मुतमईन है? ये जो RWMC की इजाफी जिम्मेदारी है, इससे ताजिर बरादरी कितनी मुतमईन है? और दूसरा, शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए आपके पास क्या चीज़ है, क्या इक़दाम हैं? ताजर बरादरी तो जी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहमियत है। और मैं बताया कि जब भी मैं किसी मार्केट या बाज़ारों में जा रहा होता हूँ तो मैं उनको अपने साथ रखता हूँ। और मैंने तमाम यूनियन काउंसिल्स में उनको एज ए कोऑर्डिनेटर, जो हमारी टीम थी उसमें उनको ऐड किया हुआ है। और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स बताते हैं। जिससे हमें शहर के अंदर इतवार को थोड़ा सा इशू हो रहा था कि शहर जो है हमारा, जो वो जुमे वाले दिन बंद होता है, इतवार को ओपन होता है, बट हमारे ऑपरेशन इतवार को थोड़ा हाफ पर आ जाते हैं। और उसको हमने चेंज किया, हमने पूरा अपना ऑपरेशनल प्लान रीडिज़ाइन किया इसी हफ्ते में। और हमने इतवार को भी अपना फुल फ्लैज ऑपरेशंस करके उनका जो इश्यूज़ थे, जो मैंने वहाँ जाके खुद देखा। प्लस ये है कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो छोटे मोटे जो रिपेयर के वर्क्स हैं, पैच वर्क के वर्क्स हैं, उनको भी साथ साथ ठीक कराना शुरू किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी इज़ वेरी मच एक्टिव विद मी। मैं उनके CEO अमजद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उनसे भी सारे हम जो काम कर रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं। तो ताजर बरादरी को इंगेज करके हमने उनको अपना आँखें और कान बना दिया उन इलाकों में कि आप नोटेबल हैं, आप बताएं। सरप्राइज अटेंडेंस चेक भी वो हमारे साथ कर रहे होते हैं, बेहतरी आ रही है, बहुत बेहतरी आ रही है। एक फीडबैक आ जाती है, जब फीडबैक आ जाती है तो एक तमाम अमले को पता होता है कि अब लोग सारे इंगेज हो गए हैं और अब हमें चीज़ों को ठीक करना। तो जहाँ भी कहीं कोताही हमारे अमले से हो रही होती है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म हमने डेवलप कर लिया है। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा था कि हम कंप्लेंट्स को कैसे करते हैं। तो हमारी कंप्लेंट्स के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे इफेक्टिव इज़ 1139, ये एक टोल फ्री नंबर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं शहरियों से, मैं स्टूडेंट्स के साथ, मैं फैमिलीज़ के साथ, मैं इलाके के मौजूद के साथ ये बात शेयर करता हूँ कि आप 1139 पे कॉल करें फ़ौरन से। अगर कहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि आज सफाई नहीं हुई, हमारा वर्कर नहीं वहाँ पे पहुँचा, हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची, प्रॉपर्ली कूड़ा लिफ्ट नहीं किया गया, तो उसके ऊपर हम कंप्लेन के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सबके ऊपर काम हो रहा है। हम अपनी अवेयरनेस में शहरियों से कुछ गुजारिशात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली गुजारिशात उनको कह रहे हैं कि माई गार्बेज इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंटेनर तक गार्बेज पहुँचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ जगहों पे ऐसा हम देख रहे होते हैं कि लोग इधर उधर गार्बेज फेंक देते हैं, तो हम उनको भी समझा रहे हैं, हम उनको जाके बताते हैं। हम बच्चों को अपना एम्बेसडर बना रहे हैं। हम स्टूडेंट्स के साथ जब जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अब आप RWMC के एम्बेसडर हैं। आपने अपने घर से काम शुरू करना है और सबसे पहले अपनी गली को साफ़ करना है, अपने एरिया को साफ़ करना है, हमारे वर्कर की रिस्पेक्ट करनी है। मैं उन बच्चों को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मेरा वर्कर आता है, जब RWMC का 4804 हमारे वर्कर्स हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में काम कर रहे हैं, तो जब हमारा वर्कर आता है तो उसे अच्छे तरीके से पेश आएँ, उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसके साथ। साहब, आपके जो आइडियाज़ हैं, लगता है कि आप कमाल मुस्तफ़ा वाला आइडिया आपने अडॉप्ट कर लिया, जैसे कराची में उन्होंने किया। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यकीनन इससे बेहतरी भी आ रही है और शहरी भी खुश होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और हुकूमत को चाहिए कि आपसे मज़ीद भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद साकिब रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि पिछला साल भी आप सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी रहे, उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना रहा और कौन से बेहतर इकदाम हैं जो आपने अपने ताजर बरादरी के लिए किए हैं? अच्छा, जब मैं आया हूँ तो ओहदे का चार्ज संभाला तो मुल्क में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी थी।
जहाँ तक बात करें शहर में, तो शहर के ऑपरेशन हमारे ठीक थे, बट जो हमारे इंपोर्टर्स थे, ये एलसी के हवाले से जो बैरून मुल्क से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उन बिजनेसमैन को बड़ा मसला था। फैक्ट्रीज बंद होने के नज़दीक पहुंची हुई थी, बिजनेस ऑपरेशंस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हुए थे और इश्यूज काफ़ी आ रहे होते थे। तो इमीडिएटली आते साथ ही तमाम बैंकों के साथ लाइजन क्रिएट किया, उनके उनके एरिया मैनेजर्स को, उनके इवन लाइक कंट्री हेड्स के साथ मैंने खुद मीटिंग्स की, जो नहीं मिल सकते थे उनके साथ जूम पे मीटिंग की, मतलब किसी तरह से बताया कि मेरे प्रायोरिटी पे हमें कुछ मसाइल हल कराने। फिर उसके साथ ही एफबीआई के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, बजट प्रपोजल्स दिए, बजट प्रपोजल्स पे बहुत काम किया। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टीज पिछले 15 साल से तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स के सदूर को एक छत तले इकट्ठा करता है। हमारा एक एनुअल इवेंट होता है हर साल एक जी, तो उसमें 65 चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स हमारे पास आए इस्लामाबाद में। हमने 2 दिन का एक बहुत लॉन्ग कंसल्टेटिव सेशन किया और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तमाम चेंबर के सदूर को लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास ईवान सदर में गया और हमने वहाँ बैठ के उनके साथ अपने तमाम इशूज़ को डिस्कस किया। उन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ डायरेक्शंस पास की, किस किस डिपार्टमेंट ने, किस किस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने क्या कुछ करना है। तो इस बड़ा कंसल्टेटिव सेशन अच्छा हो जाता है और उसमें हमने कोशिश की कि अपने जो इश्यूज़ हैं, जो शॉर्ट बता सकें, वो भी हल कर सकें और लॉन्ग टर्म भी। हमने खासतौर पे हमने उनसे कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को के ऊपर एग्रेसिव अप्रोच किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है, हर्डल्स को क्रिएट करने की बड़ी इस वक्त ज़रूरत है कि जो मतलब एक हर्डल्स हमारे पास क्रिएट हैं और ये आप समझते हैं कि आप अपने उस टेनोर से मुतमईन हैं? यकीनन आप मुतमईन, आपने काम बहुत किया। साकिब रफीक साहब से बहसियत बिजनेसमैन मैं ये पूछना चाहूँगा, बल्कि सारी कौम पूछना चाहेगी कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत ऊपर जा रही है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या सर, किस वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है बेहतर? अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जो होती है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं सेंटिमेंट्स बता रही होती है कि मुल्क में कैसे लोगों का, मतलब लोग क्या परसीव कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि जब हमारी SIFC का क्रिएशन हुआ, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ, बैरून मुल्क से लोग इंटरेस्ट लेके पाकिस्तान आना शुरू हुए और लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों के, इस तरह से स्टॉक मार्केट में भी लोगों का एक एतमाद बहाल हुआ। वो एतमाद जो पिछले कुछ अरसे से शैटर हुआ था, जो पिछले अरसे से मैंने बताया कि लोग प्लान नहीं कर पा रहे थे कि एक बंदा किस डॉलर रेट के ऊपर प्लान करे। उसको यही नहीं पता था कि मैंने जो आज चीज़ मंगवाई है, जो वो पाकिस्तान पहुंचेगी, तो मैंने किस डॉलर के ऊपर पेमेंट करनी है, क्या मेरा रेट होगा, क्या मैं चीज़ को बेच भी पाऊंगा, क्या मैं इस चीज़ के साथ अपनी जो प्रोडक्ट बना पाऊंगा, वो उसकी क्या प्राइस इतनी होगी कि मैं उसको बाद में बेच सकूं। तो ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी खत्म हुई। आपने देखा एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। अगर मैं इसी में आपके बातों में अगर सवाल कर लूँ कि हुकूमत है नहीं, निगरान हुकूमत है, उसके बावजूद ये एतमाद कैसे बहाल हुआ? आप देखिए कि पिछले अरसे में एक बहुत एग्रेसिव किस्म की कैंपेन की गई, जिसमें फॉरेन करेंसी को कंट्रोल किया गया। और ये कहाँ पे, मैं अगर बात करूं तो सितंबर में 345 के ऊपर डॉलर ट्रेड कर रहा था, जो अब माइनस होते होते 275, 80, 85 के राउंड ये वापस 275, 274 पे लो हिट किया। तो ये एक बड़ा खुशाइन था। मतलब हम लोग इस मतलब बिजनेस कम्युनिटी से बड़ी मतलब इसमें तो सिपा सलार का बड़ा किरदार जी, बिल्कुल उनका किरदार है और वही नजर भी आ रहा है, अब तक तो वही नजर आ रहा है कि उनके किरदार की वजह से बात ऐसे ही है। तो वो ये तमाम एतमाद बहाल हुए जब ये एक्शंस देख रहे होते हैं, जब मतलब स्टॉक मार्केट का भी बढ़ना, SIFC का मैंने बात की जाए, SIFC आया है, तो वो तमाम चीज़ें नज़र आती जो होगी कि वो प्रोजेक्ट्स जो थे, जिस तरह भी इकनॉमिक कॉरिडोर जो रिंग रोड रावलपिंडी के लिए बन रहा है, ये भी एक बड़ा अच्छा, इसकी भी इनॉग्रेशन चीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने की जब, और उसमें यही था कि 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, ये एक जो मैंने ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स अच्छा हुआ, लोगों का मतलब लाइक लोगों ने वापस रुजू करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। आज भी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स प्लस है। जब प्रीवियस वीक में क्लोज हुई थी तब भी सीजन से 2% प्लस में थी। तो एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हर चीज़ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो ये बताएगा कि क्या हुकूमत बड़े मुआशी फैसलों में ताजर बरादरी को, कारोबारी लोगों को एतमाद में लेती है, उनकी राय लेती है, और बिलखसूस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर हैं, मैं अगर पंजाब की बात करूं या मरकज़ में तो चलो एक है, तो उनको एतमाद में लेके कुछ फैसले करते हैं, यानी वो खुद ही फैसले ठोंस देते हैं और फिर आपको भुगतना पड़ते हैं? अच्छा जी, इसमें यकीनन बजट से पहले हम बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने खुद इसहाक डार साहब को एक प्रेजेंटेशन दी बजट से पहले, उसमें बड़े अच्छे उनको प्रपोजल्स दिए गए, और जिसमें हमने एक जो 7E था उसको बड़ा कंडेम किया, और वो बाद में बजट में वो उसके बाद एक थ्रू एन ऑर्डर फ्रॉम दी कोर्ट वो ख़त्म हो चुका हुआ। बट
अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं, मतलब उस तरह जितना हम प्रपोजल्स देते हैं तो वो, क्योंकि अब वहाँ पे हमें कुछ हुकूमती मजबूरियों का भी पता है। बजट जो होता है वो IMF से डिज़ाइन होके आ रहा होता है, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती रियासत के, कुछ चीज़ों पे बाउंड हो जाते हैं। ख़ासतौर पे मैंने जिस बात की यूटिलिटीज़ की प्राइसेस कम करने के पर हम बड़ा ज़ोर डालते हैं कि ये कम होनी चाहिए, बट जब बजट आगे जाता है, प्रपोजल आगे जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते, तो वो कहीं ना कहीं आके जो IMF ड्रिवन बजट आ जाता है वो फिर हम पे इम्पोज कर दिया जाता है। बट हम कोशिश अपनी जारी रखते हैं, हम बारहा हुकूमत को सजेशंस देते रहते हैं, हमारे कंसल्टेटिव सेशन चलते रहते हैं, स्टैंडर्ड की स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स उसमें भी जाके हम अपने प्रपोजल देते रहते हैं, और हमारा एक मतलब सारा साल का एक चलता रहता है प्रोसेस। और जो मैंने आपसे बात की, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन बनती है जिसमें हम तमाम चेंबर्स के सदूर के साथ कंसल्टेटिव सेशन कर रहे होते हैं, वो भी हम प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके, कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाके, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स तक को जाके देते हैं। मतलब इवन इस वक्त अब हमारी कोशिश है कि SIFC से मिल के 122 जो हमारे ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके साथ एक ऐसा साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में डेलीगेशन भेजे जाएँ, और जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने का काम किया जाए। साकिब साहब, आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को IMF से जान छुड़ाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, किन इकदाम की ज़रूरत है, या क्या कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे जान छुड़ा लेंगे? मेरा ख्याल है बिल्कुल छुड़ा लेंगे, और ज़्यादा लंबा अरसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको तमाम सियासी जमातों को मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बैठ के साइन करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फैसले लेने की ज़रूरत है। वो फ़ैसला जो किसी की ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर हो, वो फ़ैसला जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो। एक दफ़ा फ़ैसले हो गए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ली जाए, फिर उसके ऊपर अमल होना चाहिए, चाहे हुकूमत चेंज हो जाए, चाहे कोई ऊपर से सियासी लीडरशिप चेंज हो जाए। वो पॉलिसी 15 साल की, वो 30 साल की एक पॉलिसी बना दी जाए। मैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दूँ, आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दो, हमें पता हो कि अगले 30 साल तक ये पॉलिसी सस्टेन रहेंगी, हमें किसी किस्म का चेंज दरमियान में नहीं आएगा, किसी किस्म का पॉलिसी शिफ्ट दरमियान में नहीं आएगा। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी करके, कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी करके, चार्टर ऑफ इकॉनमी, और हम बड़े अरसे से इस बात पे बहुत वोकल हैं, और हम तमाम सियासी जमातों से बात करते हैं कि मिल के इस पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होगा तो तमाम सियासी तौर पे मजबूत रहेगा। साकिब रफ़ीक साहब से मेरा आखिरी सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि ताजर बरादरी को भी कोटे के तौर पर जो है असम्बली में जाना चाहिए, जैसे नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, अगर ताजर बरादरी जाती है तो जितनी बेहतर नुमाइंदगी ताजरों की वो कर सकते हैं, और जितना मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम कर सकते हैं शायद कोई ना कर सके। तो कभी आपने ऐसा सोचा है, या आप इस अपने टनोर में सारे जो सदूर हैं मिल के उनको तो ये एक एजेंडा बना लें कि बेशक 2% ही सही, लेकिन असम्बलियों में ताजर बरादरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। कारोबारी बरादरी को एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए तमाम असम्बलीज़ में, इवन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मिलनी चाहिए, तमाम बोर्ड्स के अंदर होना चाहिए। हम ये बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि तमाम बोर्ड्स के अंदर हमें होना चाहिए। कोई भी लोकल बोर्ड होता है, ताजर बरादरी वहाँ पर आए, कारोबारी बरादरी को मिलना चाहिए। मिनिस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी किस्म के, मतलब आप बात करें तो वहाँ पे मिलना चाहिए, और इसको नेशनल असम्बली, सेनेट कर लें, सब जगह पे एक भरपूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, और एक मैं कह सकता हूँ कि इज़्ज़तदार तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी कारोबारी बरादरी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगी, और जो इनपुट होगा लॉ मेकिंग के अंदर, जो इनपुट होगा पाकिस्तान की मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका, और ये ज़रूर होना चाहिए। साकिब रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू। नज़रीन, आपने देखा कि साकिब रफ़ीक साहब जो कि सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के, और इजाफी चार्ज हैं इनके पास, चेयरमैन भी RWMC के, इन्होंने बहुत बड़ी आज नवीद दी हैं, बहुत बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कि जो इकनॉमिक जोन बनने जा रहा है वो एक मॉडल किस्म का होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी, जिससे रोज़गार में बेहतरी आएगी, इसी तरह मंडियाँ बाहर चली जाएंगी, और उससे यकीनी तौर पर मुआशी तौर पर भी हम मुस्तहकम होंगे, और जब हम मुस्तहकम होंगे तो यकीनन ये मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मैं इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।